Hello everyone, am I audible to you? I hope I am. So today we have joined this session as a part of 1 year of transformative reforms that came under New Education Policy 2020. We have already had one session and this is the second one in the ongoing series. Now Government of India is organizing a series of theme-based webinars on different aspects of new education policy. I hope all of you know about this already. Now multidisciplinary and holistic education is one of the biggest first area of new education policy under University Grants Commission. UGC stands for University Grants Commission and it's a national level agency which takes care of higher education in our country. Now, this will be the theme of our discussion today. I'll repeat, the theme of discussion is multidisciplinary and holistic education. This session is going to go as per this plan that Ms. Manju Yadav will talk to you about multidisciplinary education. Then Pavan Rekha ma'am will be speaking on holistic education and I will try to bring both together and conclude for you. So, now I'll ask Manju ma'am to come and please speak on multidisciplinary education. Good morning everyone. Today I am going to discuss about multidisciplinary. Beta no need to speak good morning, no need to speak. Okay? नहीं. बेटा कोई भी गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा. आपने कहीं गुड मॉर्निंग. Sorry. Okay beta, I will speak about multidisciplinary. What is the meaning of multidisciplinary? Multidisciplinary का मतलब क्या होता है? हिंदी में हम इसको बोलते हैं बहुविषय, जिसमें हम एक साथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. अगर हमने कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो हम उसको सभी सब्जेक्ट से कनेक्ट करेंगे. अभी क्या होता है, हम लोग इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस सब सब्जेक्ट्स क्या करते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, है ना. लेकिन मल्टीडिसिप्लिनरी में सभी सब्जेक्ट्स को अलग अलग नहीं पढ़ते हैं. हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको हर एक सब्जेक्ट से कनेक्ट किया जाएगा. तो मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब ही है कंबाइनिंग मोर देन वन डिसिप्लिन और इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन, सभी को एक साथ पढ़ना. ओके और इस अप्रोच से क्या होगा, स्टूडेंट्स लर्न कर पाएंगे और एक्सप्लोर कर पाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को. आपको पता होगा, आप लोगों ने आई थिंक हिस्टोरिकल सीरियल्स में देखा होगा कि जो राजा होते थे, राजकुमार होते थे, वो गुरुकुल में जाते थे पढ़ने, है ना. तो पहले हमारे देश में गुरुकुल सिस्टम होता था जहाँ पर एक गुरु होते थे और शिष्य होते थे और वहाँ पर ऐसे नहीं होता था फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जैसे आजकल होता है. पहले क्या होता था, जस्ट अ मिनट बेटा. सो ओके बेटा चलिए देखिए. ओके आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब भी लिखा है कंबाइनिंग मोर देन वन डिसिप्लिन ऑफ स्टडी और इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, जो अभी अभी मैंने आपको बताया. चलिए देखिए, आप इस डायग्राम को देखिए. सेंटर में लिखा है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, है ना, और साइड में आर्ट, मैथ्स, साइंस, फॉरेन लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, सोशल स्टडीज लिखा है. तो इसका मतलब यही है कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको सभी सब्जेक्ट से कनेक्ट करते हुए चलेंगे. तो ये देखिए, ये होता था हमारा गुरुकुल सिस्टम जहाँ पर एक गुरु होते थे और सभी शिष्य आश्रम में गुरुजी के पास पढ़ते थे गुरुकुल में. तो वहाँ पर जो शिष्य होते थे, मतलब जो स्टूडेंट्स होते थे, उन्हें अपने डेली हाउस होल्ड वर्क भी खुद से करने होते थे. हाँ जी बेटा, बीच में नहीं बोलेंगे. कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ओके तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना डेली का जो काम होता था ना वो खुद करते थे. तो उस टाइम में गुरुकुल सिस्टम के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते थे वो होते थे अवेयरनेस अबाउट नेचर एंड सोसाइटी, कि स्टूडेंट्स नेचर और सोसाइटी के बारे में समझें, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो. होलिस्टिक डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो आपको पवन रेखा मैम समझाएंगे. और पर्सनैलिटी ग्रोथ हो, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन आए. आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं आपको, एक है गुरुकुल सिस्टम और एक है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम. राइट साइड में जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, बेटा वेट करिए थोड़ी देर, ठीक है.
अभी बोलेंगे नहीं बीच में। तो अभी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? हम लोग गुरुकुल में पढ़ते हैं, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में। वी आर स्टडिंग इन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, है ना। तो अभी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑब्जेक्टिव्स लेंगे गुरुकुल सिस्टम के, जहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होगी, नेचर और सराउंडिंग को समझने की बात होगी। लेकिन हम फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में रहकर ही उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टूडेंट्स को डिफरेंट फील्ड्स की नॉलेज प्रोवाइड करना और स्टूडेंट्स की कैपेसिटीज़ को डेवलप करना, क्रिटिकल थिंकर्स बनाना स्टूडेंट्स को, ताकि वो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस के बारे में सोच सकें। तो अब हम कुछ प्रोविजंस देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर। आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब आप एक साथ मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट्स को चूज़ कर पाएंगे। ऐसा होता है ना, अभी 10th के बाद हमें कोई स्ट्रीम चूज़ करनी होती है, साइंस लेना होता है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, हमें ह्यूमैनिटीज़ लेना होता है या कॉमर्स लेना होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप चाहते हैं तो आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं, मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। आपके पास पूरी फ्रीडम होगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि आपको यही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सेकेंड पॉइंट है प्रोविजन फॉर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। अब ये बात हो रही है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की, एकदम से ही बदल दिया जाएगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का मतलब है ऐसे नहीं होगा कि आप लोग कॉलेज में गए, आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और आप उसको पूरा 3 इयर्स के बाद ही अगर आपने कंप्लीट किया है तो आपको डिग्री मिलेगी। नहीं, अगर आप 1 ईयर तक पढ़ रहे हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 2 इयर्स तक पढ़ा है तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आपने पूरे 3 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं देन आपको डिग्री मिलेगी, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई बच्चा 1 साल पढ़ा है उसको बीच में ड्रॉप आउट करना पड़ा है तो उसका साल वेस्ट हो गया। वेस्ट नहीं होगा, उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे, क्रेडिट्स मिलेंगे, जो आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टोर होते जाएंगे, जो आप बाद में फ्यूचर में यूज़ कर पाएंगे। तो ये फ़ायदा होगा आपकी हायर एजुकेशन में, है ना। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट है 1 लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। सभी डिस्ट्रिक्ट में ईयर 2030 तक मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस बनाए जाएंगे, जहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से ही पढ़ाया जाएगा। आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स चूज़ कर पाएंगे अपनी चॉइस के हिसाब से, और आप उसमें ये भी देख सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उसके हिसाब से आप अपना करियर भी चूज़ कर पाएंगे। फिक्स नहीं होगा कुछ भी, है ना। नेक्स्ट देखिए, ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे सभी को मल्टी डिसिप्लिनरी कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है ना, कहीं पे सिर्फ साइंस की पढ़ाई हो रही है। हाँ जी बेटा। ओके, नेक्स्ट देखिए, मेरूज सेटअप किए जाएंगे। मेरू का मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। ये भी बनाई जाएंगी यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मेन अभी आपके लिए क्या है, मोस्टली आप लोग छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपके लिए मेन है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, कि आप लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स चूज़ कर पाएंगे। ये जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात है ये तो आप स्कूल के बाद ही देखेंगे, है ना। सो दैट्स इट, ये था मल्टी डिसिप्लिनरी और का मतलब। नेक्स्ट है हमारा होलिस्टिक एजुकेशन, उसके बारे में आपको कॉमन रेखा मैम बताएंगी, ठीक है। थैंक यू। स्क्रीन कर दीजिए, मेरे को आना। सभी से गुड मॉर्निंग हो चुकी है ऑलरेडी, तो कोई भी बच्चा गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा। मैडम ने आपको जो है बहुभाषी विकास, बहु विषयक विकास के बारे में बता दिया है, और मैं आपको बताने जा रही हूँ होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक का हिंदी में अर्थ होता है समग्र। अब पहले आप समग्र शब्द को समझिए कि समग्र क्या है। समग्र मतलब होता है कि पूरा। समग्र मतलब एक मिनट, ये स्क्रीन पर समग्र का अर्थ होता है पूरा। पूरा मतलब सर्वांगीण, कंप्लीट विकास, ठीक है। कंप्लीट अगर आप बच्चे हैं तो आपका पूरा समग्र विकास कैसे होगा। तो समग्र विकास में कौन कौन सी बातें आती हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो समग्र में सबसे पहले आता है आपका शारीरिक विकास, जिसे आप कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। फिर आता है आपका मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। फिर आपका सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। फिर इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। फिर आपका मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास।
ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास जिसमें देखिए सबसे पहले क्या सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर एक छोटा बच्चा है जब उसका जन्म होता है तो आप देखते हैं कि बड़ा छोटा होता है, लेकिन समय के साथ साथ वो उसकी लंबाई, उसका वजन और भार बढ़ता जाता है। तो ये सब किस कारण से होता है? जब बच्चा पौष्टिक आहार लेता है। आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये प्रयास किया जा रहा है कि आपको सबसे पहले ये महत्व बताया जाए कि आपके फिजिकल, आपके शारीरिक विकास के लिए आपका जो खाना है वो कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप पौष्टिक खाना खाएंगे, आप बाहर का जिसे आप जंक फूड या फास्ट फूड का नाम देते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर एंड ऑल, अगर आप ये सब चीज़ें खाएंगे तो इसमें आपकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी अच्छी ग्रोथ? क्योंकि आपको जो रोज के जो पोषक तत्व चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे कि विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सब आपको उस खाने में पूरी तरीके से नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है आपका अच्छा भोजन, और अच्छे भोजन के साथ साथ आपका एक्टिव लाइफस्टाइल। एक्टिव लाइफस्टाइल कि आप जितना समय आप पढ़ने को दे रहे हैं, सोने को दे रहे हैं, उतना ही एक समय आपका खेलने कूदने, योगा के लिए होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप अच्छे से खा पी लेंगे और उसके बाद में एक ही जगह पर बैठे रहेंगे या लेटे रहेंगे, तब भी आपका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा। कि आप अच्छा खा तो रहे हैं, लेकिन उसको अपने शरीर में किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी आपको करना होगा। तो आप इसके लिए आपको एक दिनचर्या में अपना एक योग आसन आपके लिए ज़रूर होना चाहिए कि आप योगा करें, ध्यान लगाएं, और इसके अलावा जो है आप फिजिकल वर्कआउट मतलब जैसे गेम खेलें ज़रूर, भागने का, दौड़ने का खेल दिन भर में आप इतना ज़रूर खेलें कि एक बार आपको अच्छे से, जैसे बोलते हैं ना कि एकदम स्वेटिंग होना, कि आपका जब पसीना बहेगा तब आपके जितने भी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होंगे वो बाहर आएंगे, और इसके अलावा जो आपको भूख लगेगी, आपकी बॉडी आपके न्यूट्रिएंट्स को, आपके खाने को अच्छे से पचाएगी, उन्हें अब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट जिसमें आपको खाने के बारे में भी अच्छे से बताया जाएगा और आप उसके भी महत्व को समझेंगे। तो आज से आप लोगों को क्या निर्णय लेना है कि आपको जो भी जंक फूड एंड बाहर का खाना नहीं खाना है, घर में बना हुआ पौष्टिक खाना खाना है। फिर आपका आ जाता है मेंटल डेवलपमेंट। देखिए, मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास, जिसमें एक तरफ तो आपका मानसिक विकास आपके खाने, योग और खेलकूद पर निर्भर करता है, दूसरी तरफ आपके लिए आपके सिलेबस में ऐसी एक्टिविटीज शामिल करना जिससे कि आप अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। आप लोग ये जैसे लूडो खेलते हैं, या आपके लेवल अगर छोटे बच्चे हैं तो वो लूडो वगैरह, सांप सीढ़ी वगैरह बड़ा खेलते हैं। जब आप चाल चलते हैं तो आप बड़ा सोचते हैं कि कैसे मैं अपनी जो गोटी है, जो आपकी जो भी बारी होती है, गोटी होती है, उसको आप कैसे बचा सकते हैं, कैसे आप सांप से कटने को बचा सकते हैं, कैसे आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं, कहाँ से कौन सी चाल चली जाए। ऐसा होता है ना, बहुत थोड़े से बड़े बच्चे हैं वो जो जिक्सो पजल्स खेलते हैं, और जो सुडोको वगैरह न्यूज़पेपर में आप लोग वो खेलते हैं, और जो जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आपकी मेंटल मैथ्स, आपकी मैथ्स ओलंपियाड आते रहते हैं, साइंस ओलंपियाड्स हैं, हिंदी ओलंपियाड्स हैं। तो जब ये ओलंपियाड्स आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि इनको अपना दिमाग लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो NEP जो 2020 है, जिसमें आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है, उसमें क्या बात है कि ऐसे क्रियाकलाप आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे जिससे आप अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकें। जितना आप चीज़ों को अपने दिमाग से सोचकर करेंगे, आपकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो उतनी ही ज़्यादा हो सकेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। अब भावनात्मक विकास क्या है कि अगर कोई परेशानी में है और अगर आप हंसे जा रहे हैं, सपोज कोई बच्चा गिर गया है, वो रो रहा है, उसको चोट लग गई और आप खड़े होकर बहुत तेज तेज हंस रहे हैं, तो जो ये अगर आप ऐसा कर रहे हैं सिचुएशन में, तो आपका जो ये बिहेवियर है वो गलत है। तो भावनात्मक विकास होता है कि सही किस स्थिति में आप कैसा व्यवहार करते हैं, वो भावनात्मक विकास में आता है। किस स्थिति में, अगर आप किसी को परेशानी में देख रहे हैं तो उसका मजाक या हंसी उड़ाने के बजाय पहले आपको उसकी मदद करने की ज़रूरत है। तो वो मदद, जब आपके अंदर प्रॉपर भावनात्मक विकास होगा ठीक प्रकार से, तभी तो आप उसकी मदद करेंगे। आप अपने फैमिली में देखिए, कई बार क्या होता है कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं, वो पेरेंट्स किसी परेशानी में होते हैं, किसी तकलीफ में होते हैं, बीमार होते हैं, और आप जो है केवल अपने लिए उम्मीदें रखते रहते हैं कि नहीं मेरे लिए ये होना चाहिए, मेरे लिए वो होना चाहिए। तो आपके अंदर भावनात्मक विकास, जिसमें आप हर स्थिति में, कि दुख की स्थिति में आपको कैसा व्यवहार करना है, सुखद स्थिति में कैसा व्यवहार करना है, कोई परेशानी में है तो उसकी मदद करनी है, कोई किसी के लिए अगर कोई सामान लाकर देना है तो वो आपको करना है। तो ये सारी बातें आ जाती हैं भावनात्मक विकास में।
उसके बाद में हम बात करेंगे सामाजिक विकास की। देखिए मनुष्य जो है, आप एक एसएसटी में एक लाइन पढ़ते हैं कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, हिंदी में जिसे बोलते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो हम सब समाज का ही एक अंग है, और इस समाज में यदि हम रहना नहीं सीखेंगे, लोगों के साथ व्यवहार करना नहीं सीखेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक परेशानी का कारण बन सकता है। अगर हमें कैसा व्यवहार करना है ये हम केवल किससे सीख सकते हैं, ये हम जब हमारा अच्छा सामाजिक विकास होगा हम सीख सकते हैं समाज में लोगों से कैसे बोलना है। देखिए एक इंसान है जो हर किसी से झगड़ता रहता है, लड़ाइयाँ करता रहता है, भला बुरा बोलता रहता है, तो कहीं ना कहीं उसका सामाजिक विकास जो है वो सही से नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अगर एक इंसान है वो बहुत अच्छे से जो है लोगों से व्यवहार करता है, उनकी जो मतलब परेशानी के समय में उनकी मदद करता है, और इसके अलावा जो है दया, परोपकार, अपनेपन का भाव रखता है, तो वो सामाजिक विकास होता है। अब देखिए कि नई शिक्षा नीति में सामाजिक विकास शामिल करने का कारण कि अगर आप समाज में अच्छा व्यवहार करना जानते हो, ठीक है, कि आप समाज में अच्छा व्यवहार करना जानेंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, फिर एक अच्छे देश का निर्माण होगा। समाज का निर्माण किस प्रकार से, अगर आप सभी लोग अच्छा व्यवहार करेंगे, आपको पता है कि हम कुछ गलत करेंगे तो वो उचित नहीं है, हमें सबके साथ अच्छे से बोलना है, बड़ों का आदर करना है, सबकी मदद करनी है, सबके साथ हंसना बोलना है, सबसे ग्रीट करना है कि जैसे नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बड़ों को जो है हमेशा मदद के लिए पूछना है कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। तो ये अगर आप सब में अच्छे व्यवहार आएंगे तो जो समाज है उससे एक आपराधिक प्रवृत्तियों को जो है खत्म किया जा सकता है। आपराधिक प्रवृत्तियां आप जानते हैं कि क्राइम रेट हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन पूरे विश्व में। तो ये किस तरह से इसको रोका जा सकता है कि आप बच्चे जो आने वाले भारत का भविष्य हैं या देश का भविष्य हैं, तो आप लोगों में अच्छे गुणों को समाहित करके, अब इसके लिए क्या है कि आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे लोगों की कहानियाँ प्रस्तुत की जाएंगी जिससे कि आप अच्छे विचार ग्रहण कर सके। हालांकि आप अभी जो है आप महाभारत, बाल राम कथा आप देखते हैं कि राम एक आदर्श पात्र थे, कि एक अच्छे बेटे, एक अच्छे जो है राजा और एक अच्छे इंसान थे। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में लिए जाएंगे जिससे कि आप अच्छे से मोटिवेट हो सके, आप भी उनको देखकर वही गुण अपने अंदर लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद है नैतिक विकास आपका। तो नैतिक विकास में क्या आ जाता है, मोरल, आपके मोरल्स में भी देखिए नैतिक विकास और सामाजिक विकास आपस में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब अच्छा व्यवहार होता है, मोरल्स मूल्य, क्या मूल्य हमारे, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार, दया के भाव, सबके लिए मन में दया, सबके लिए मन में परोपकार की भावना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, तो ये सारे भाव जो हैं वो हमारे मन में होने चाहिए। तो सामाजिक विकास और नैतिक विकास वो आपस में जुड़ा हुआ है। अगर हम अच्छा नैतिकतापूर्ण व्यवहार करेंगे तो अच्छे समाज का निर्माण होगा, हम पूरी तरह से अच्छे सामाजिक जो हमारा विकास है वो अच्छे से हो सकेगा। सबसे लास्ट है आपका आध्यात्मिक विकास, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आध्यात्मिक देखिए ये ईश्वर से जुड़ा हुआ है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रयास किया जा रहा है कि अब ये नहीं कि आप भगवान में ध्यान लगाएं तो आप पूरा दिन पूजा पाठ करते रहें या आप बहुत सारे व्रत करें, ये भगवान का ध्यान नहीं है। इसमें स्पिरिचुअलिटी मतलब अध्यात्म, आत्मा को खोजना, अपने मन में ईश्वर को खोजने की बात कही जा रही है, कि अंधविश्वासों को दूर करने की बात की जा रही है। आप सबको पता है कि धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे अंधविश्वास हमारे समाज, हमारे देश में फैले हुए हैं। तो शिक्षा के माध्यम से, भगवान है ये इस बात को स्वीकार किया गया, लेकिन शिक्षा के माध्यम से जो इसके अंदर अंधविश्वास है उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो जो अंधविश्वास है वो किस प्रकार दूर होंगे, वो समय के साथ साथ जो है, जब आप पढ़ेंगे, आप ध्यान लगाएंगे, अपने मन में ईश्वर को खोजने का प्रयास करेंगे, तभी जो है हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक सुपरनेचुरल पावर हमारे संसार में जो है वो है सुपरनेचुरल पावर, एक प्राकृतिक शक्ति जिसे हम भगवान का नाम देते हैं, परंतु भगवान के नाम पर अंधविश्वास या किसी भी प्रकार के और दूसरे क्रियाकलापों में हमें शामिल ना होकर हमें ईश्वर का ध्यान मन में लगाना चाहिए, और उनसे संबंधित अच्छी पुस्तकें जो है वो शामिल की जाएंगी हमारे पाठ्यक्रम में। तो ये जो सारी बातें थी आपके समग्र विकास में, तो ये सारी बातें आती हैं। अब मैं भानु मैम को बुलाना चाहूँगी कि वो आपको होलिस्टिक और जो ये मल्टीडिसिप्लिनरी जो भी डेवलपमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा आपको फिर से एक बार ब्रीफ में समझा दें।
they have elaborated upon both the topics very nicely. And one thing, if you noticed is, we are talking about multidisciplinary education today. And throughout the session, did you notice that both the teachers use both Hindi and English while talking to you? They talked to you in a bilingual way. Fine. And this is one of the examples of multidisciplinary approach in itself. कि हम दो disciplines को एक साथ लेकर आए हैं, दो languages को एक साथ लेकर आए हैं, because the main idea is to deliver whatever the content of education is in the most clear way possible. So they use both the languages so that the content that they are trying to deliver to you gets to you with a lot of clarity. Now I'd like to summarize everything and give a conclusion to it. Now, multidisciplinary and holistic education is not something new to India. As Manju ma'am also told you that in earlier times also we were practicing the Gurukul system, right? So this is not something new to us. It has been continuing since the times of Takshila and Nalanda. In ancient India, attention was given to overall personality development. We again need to rebuild the model of education where one is empowered in every aspect of life. And different aspects of life where we need to be empowered were elaborated by Pawan Rekha ma'am. She talked about your mental development, emotional development, spiritual development, physical development, right? So all these needs to come together and work in continuum. Now with multidisciplinary education, students will not be limited by boundaries of science, commerce and humanities. In holistic education, 21st century skills like active learning, out-of-box thinking, critical thinking, effective communication, collaborations, technological skills and life skills, they will be developed in our learners. One important aspect of this multidisciplinary and holistic education would be the designing of multiple entry and exit through academic bank of credit. Your credits would be collected once you get into the higher education system. Instead of the 3-year program, there is a good chance that a 4-year undergraduate course would take place, and students will be able to shift through universities and courses. Their credits would be collected and transferred, and once they are ready to leave the university, those accumulated credits would be given to them. And this is very much like the global format. This format is followed globally in other countries. Now India is also trying to adopt that, because we are also trying to globalize with the world. Now dissemination of the takeaways of the entire discussion is that we will be inculcating competencies beyond discipline. There would be innovative intervention of holistic education and features of multiple entry and exit. An academic bank of credits among the stakeholders will contribute in the realization of goals of the new education policy 2020. And this would help in delivering holistic and multidisciplinary education and bring the much needed flexibility into the higher education system. I hope the entire session was of some help to you and you could understand the theme of today's discussion. Now I'd like to thank you all for participating.